सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7 बेसिक मैथमेटिक्स का। सो स्टार्ट करना चाहता हूं मैं पहले एक पॉलिनोमियल के ग्राफ से। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, लेट से मुझे ऐसा दिया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y equals to minus of x square plus 6x minus 7। इसका ग्राफ सभी लोग ड्रॉ कीजिए। तो एवरीवन जस्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y equals to minus of x square plus 6x minus 7। सभी लोग ट्राई कीजिए तो एक बार इसको। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। ठीक है, पैराबोलास के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसका फॉर्म हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग डील करेंगे। राइट, चलिए सभी लोग इसको सॉल्व कीजिए तो। एंड जिसका हो जाएगा जस्ट राइट डन इन द चैट सेक्शन। जिनका हो जाएगा वो डन लिखेंगे चैट सेक्शन में। अच्छा, सभी लोग पेन पेपर के साथ बैठते हो ना? कोई ऐसा तो नहीं है ना कि बेड पर सो गया और इस तरह से लेक्चर देख रहा है? ठीक है, ये काम नहीं हो पाएगा, इस तरह से आप मैथ्स नहीं सीख पाओगे, ध्यान रहे। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सभी लोग पेन पेपर के साथ ही बैठे होंगे। राइट, मंजेश, अमृत, ऋषु, जल्दी से ट्राई कीजिए। अमृत, आदित्य, अनन्या, मृगंक, गुड मॉर्निंग आदित्य। चलिए ट्राई कीजिए, क्वेश्चन ट्राई कीजिए सभी लोग। चलिए, सन्नी ने कर लिया, बहुत अच्छे। और उन्होंने वर्टेक्स भी बता दिया, वेल डन। वर्टेक्स इज इंपॉर्टेंट, बिना वर्टेक्स के आप नहीं कर पाओगे। अमृत हैज डन। चलिए मैं देख लेता हूं। तो मैं ये कह सकता हूं कि y इक्वल्स टू, यहां से मैं माइनस को कॉमन निकाल लेता हूं। माइनस को जब मैं कॉमन निकालूंगा तो आई कैन राइट कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। ठीक है, एंड नाउ आई कैन राइट दिस इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको मैं -2 × 3 × x लिख सकता हूं। तो अगर मुझे 3 का स्क्वायर मिल जाए, देखो यहाँ पे 9, यहाँ पे 7 है ना, अगर 9 होता तो 7 को मैं लिख सकता हूं 9 - 2 प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे नहीं लगाया। नाउ आई कैन राइट कि दिस इज माइनस ऑफ, ये यहां से यहां का टर्म, कितना टर्म गाइस, ये यहां से यहां का टर्म जो होगा वो x - 3 का होल स्क्वायर होगा। तो I can write कि this is x - 3 का होल स्क्वायर एंड दिस इज माइनस ऑफ 2। अब इस माइनस से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आई कैन राइट दिस इज माइनस ऑफ x - 3 का होल स्क्वायर एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो ये y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। तो देखिए इसका ग्राफ कैसा होगा। इस नहीं, वर्टेक्स जो होगा वो 3,2 होगा। तो वर्टेक्स जो है 3,2 होगा गुलशन। राइट, तो देखिए मैं इसका ग्राफ बोलूंगा कि पहले अगर ये एक रफ स्केच बना के दिखाता हूं आपको। y इक्वल्स टू -x² होता तो सिंपली इसका ग्राफ ऐसा हो जाता। अब x को मैंने x - 3 से रिप्लेस किया है, तो मैं 3 यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट करूंगा अपने पैराबोला को, यानी कि ये यहां हो जाता। राइट, और फिर 2 मैं इसमें ऐड कर रहा हूं स्क्वायर टर्म में, तो ये 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाता। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का हो जाएगा। राइट, तो नाउ आई कैन
I can easily draw the graph of this quadratic polynomial. सो देखिए यहां पर x इक्वल टू 3 कुछ इधर 1 2 3 x की वैल्यू 3 पर शिफ्ट हुआ और y की वैल्यू अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्टेक्स मुझे कुछ इधर से ऐसे मिल जाएगा और इधर से मैं इस तरह से कर लेता हूँ, तो वर्टेक्स मुझे कुछ यहाँ पे मिल जाएगा गाइस। कितने लोगों का ग्राफ ऐसा आया है? जस्ट राइट यस और नो इन द चैट सेक्शन, या जस्ट रेज योर हैंड जिनका जिनका आ गया है ग्राफ। अगर ऐसा ग्राफ आया होगा जिनका, दे ऑल आर करेक्ट। बहुत अच्छे। तो सनी, अमृता, इन लोग के ग्राफ मैच कर रहे हैं, उज्जवल का भी ग्राफ मैच कर रहा है, बहुत अच्छे। गुलशन का नहीं आया है, आदित्य का भी नहीं आया है। सो एक और ट्राई करते हैं, सभी लोग ट्राई कीजिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे बना सकते हो? सेकेंड क्वाड्रेंट में तो बिल्कुल नहीं बनेगा ना। एक और देते हैं, राइट, उसको ट्राई कीजिए। अच्छा ये भी जान लीजिए, ये जो पैराबोला है ना, इसको हम लोग जनरल पैराबोला बोलते हैं, ध्यान रहे, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल पैराबोला, जनरल पैराबोला। आज ही के क्लास में हम लोग स्टैंडर्ड पैराबोला को भी देखेंगे, राइट। एक और देते हैं क्वेश्चन। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, द ग्राफ ऑफ P वर्सेस I, यानी पावर वर्सेस करंट का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ठीक है। इफ P इक्वल्स टू I स्क्वायर R, where R is a constant, R is a constant, ठीक है। पावर वर्सेस करंट का ग्राफ ड्रॉ कीजिए व्हेन एवर R जो है कांस्टेंट दिया हुआ है, और ये पावर वर्सेस करंट का जो रिलेशन होता है वो P इक्वल टू I स्क्वायर R होता है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए सभी लोग, इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। P इक्वल टू I स्क्वायर R, चलिए सभी लोग ड्रॉ कीजिए। इसमें आपको फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट भी यूज करना पड़ेगा। P वर्सेज R, P वर्सेज लिखना चाहिए, VS कर देना चाहिए मुझे। P वर्सेज I, सॉरी, P वर्सेज I, पावर वर्सेज करंट का ग्राफ। मैंने बताया था कि वर्सेज के पहले वाला जो टर्म होता है, ठीक है, उसको किस एक्सिस पे लेते हैं, याद है क्या सभी को? बहुत अच्छा सनी। We will take P as y axis and I as x axis। सभी लोग ट्राई कीजिए, ये तो अब तक हो जाना चाहिए था, बहुत सिंपल सा ग्राफ होगा इसका। श्रेयांश आपका आंसर नहीं आ रहा है, क्या बात है? सो गाइस देखिए इसका जो ग्राफ होगा, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R है, ठीक है।
अब मैं p को किसके बराबर ले लेता हूं, y से रिप्लेस कर देता हूं। तो p के प्लेस पर मैं y ले लूंगा एंड i के प्लेस पर x ले लेता हूं। तो मुझे ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू आर मिल जाएगा, या आर एक्स स्क्वायर यू कैन राइट। और आर हमेशा पॉजिटिव होगा, आर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो मैं अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मुझे इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा मिलेगा। मुझे इसका ग्राफ बहुत सिंपल सा ग्राफ होगा। यहाँ पर ये वाला जो एक्सिस होगा ये पावर एक्सिस होगा, यानी P होगा इस पर, और इस पर हम I को इंटरपोलेट करेंगे। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन होगा। तो करंट जीरो होगा तो पावर की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। सो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होगा वो पैराबोला होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। कितने लोगों का ग्राफ ऐसा आया है? और थोड़ा सा सेम, जिनका जिनका सेम आया है दे ऑल आर रॉन्ग। सभी लोग रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अब मैं यहां पर ये अप्लाई करूंगा कि करंट जो होगा गाइस वो निगेटिव नहीं होगा। करंट जो है वो निगेटिव नहीं होगा, तो निगेटिव के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मुझे पावर मिला है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये वाला जो इस साइड का जो वैल्यू यानी ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, कट कर देंगे हम। तो जो मेरा फाइनल जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। जो मेरा फाइनल ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान दीजिए। दिस इज द ग्राफ ऑफ P वर्सेस I। किसी को कोई दिक्कत है क्या इस ग्राफ को समझने में? हमने आपको बताया था कि आप जब फिजिक्स का ग्राफ इंटरपोलेट करोगे या ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है वो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, राइट? क्या सभी को क्लियर है? जस्ट राइट सी और डी, सी फॉर द क्लियर एंड डी फॉर द डाउट। एवरीवन जस्ट राइट सी और डी। रॉबिन्स, आपको तो आपने इसके पहले वाला लेक्चर देखा होगा, दो आई थिंक मैंने तो लास्ट क्लास में बता भी दिया था। मंजेश बताइए तो, मंजेश क्या प्रॉब्लम हो रहा है? जस्ट रेज योर हैंड, आप ऊपर आ जाओगे तो फिर मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। हाँ बोलो क्या दिक्कत है? सर ये फिर से बता। मैं क्या बता दे फिर से? नहीं समझ आया। मतलब क्या समझ में नहीं? पूरा समझ में नहीं आया? टोटली? यस। टोटली नहीं समझ में आया? लास्ट क्लास किया था आपने? हाँ। तो लास्ट क्लास किया था तब तो ये समझ में आना चाहिए कि P वर्सेस I, यानी कि वर्सेस के पहले वाला जो वेरिएबल रहता है उसको मैं y एक्सिस पर लेता हूं, और वर्सेस के बाद वाला जो वेरिएबल होगा उसको मैं x एक्सिस पर ले लेता हूं। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल को मैंने y एक्सिस पर और I को मैंने यानी कि P को y एक्सिस पर और I को x एक्सिस पर लिया। और साथ ही साथ मुझे जो इक्वेशन दिया हुआ है P इक्वल टू I स्क्वायर R दिया हुआ है, यहाँ पे मैं P को y से रिप्लेस कर रहा हूं। तो P के जगह पे मैंने y लिख कर दिखा दिया और I के जगह पे मैं x लिख रहा हूं। तो I का स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो गया, यानी कि ये y इक्वल्स टू x स्क्वायर के जैसा ग्राफ होगा। अब जैसा ग्राफ y इक्वल्स टू x स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? अपवर्ड पैराबोला होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ अपवर्ड पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 5 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा ना तो भी इसका ग्राफ ऐसा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी इसका ग्राफ ऐसा ही होगा, राइट? तो ये y इक्वल्स टू किसी भी पॉजिटिव नंबर का, कोई भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दे हम, कोई भी पॉजिटिव नंबर इनटू एक्स स्क्वायर ले लें तो उसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता है, जो रेजिस्टिविटी होती है, ये हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो मैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जो टर्म लिखा हुआ है वो कुछ इसके जैसा ग्राफ बनेगा क्या? और इसका भी ग्राफ अपवर्ड पैराबोला हो जाना चाहिए।
तो मैंने इसका अपवर्ड पैराबोला ग्राफ जो था इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बना दिया, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू आर के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब मुझे ये देखना है, या अब मैं फिजिक्स का ग्राफ, ये फिजिक्स के टर्म में सोचूंगा कि क्या ये फिजिक्स के लिए ग्राफ पॉसिबल है। तो ऑफ कोर्स फिजिक्स के लिए मैंने देखा कि मैंने एक्सिस पर p और i तो लिख दिया, लेकिन मैं ये देखता हूं कि फिजिक्स में मैं अगर जानता हूं तो करंट की वैल्यू जो है कभी निगेटिव नहीं होती है। तो अगर करंट की वैल्यू निगेटिव नहीं होती है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पावर भी तो नहीं मिलेगा मुझे। ठीक है, अगर करंट पॉजिटिव होता, सॉरी, अगर करंट निगेटिव होता तब ना उस पर मुझे पावर मिलेगा। तो अगर करंट निगेटिव हुआ ही नहीं तो उसमें मुझे पावर मिलेगा नहीं, और अगर पावर मिलेगा नहीं तो वहां पर जो ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है वो ग्राफ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैंने उस ग्राफ को क्या कर दिया, कट कर दिया, और कट करने के बाद माई ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, राइट। यस सर। रॉबिन्स मैंने लास्ट क्लास में एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से ही बताया था, स्लोप से ही बताया था। ठीक है, या आप उसके पहले वाले पे चले जाइए, ग्राफ का सिर्फ 2 क्लास हुआ था, जिसमें से एक लास्ट क्लास हुआ जिसमें मैंने एकदम टोटली क्या कर दिया, रिकॉल कर दिया पिछले क्लास को। या आप सेंटर पे आ जा सकते हो 4 बजे से फ्री हो तो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोलास पे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोलास। ठीक है, ये हमने जो पढ़ा है वो जनरल फॉर्म पढ़ा है, और ये मेथड जो है हमेशा यूजफुल होगा, ये मेथड जो है हमेशा यूजफुल रहेगा। राइट, तो इसको मैं देख लेता हूं। पहला जो होता है ये y स्क्वायर इक्वल्स टू, या सबसे पहले मैं ये ले लेता हूं। सबसे पहला y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर होता है, y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, जहां k जो है और k ग्रेटर देन 0, मैं क्या कर रहा हूं, k को कोई पॉजिटिव नंबर ले रहा हूं, k को कोई पॉजिटिव नंबर ले रहा हूं। तो अगर k कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर जो होगा, y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, उसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा गाइस। ठीक है, उसका ग्राफ कैसा होगा, ये अपवर्ड पैराबोला होगा। ये क्या हो जाएगा, अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा। अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा, राइट। y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ये। यहां से पूछेगा तो हम बोलेंगे दिस पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला होगा एंड सिमेट्रिकल अबाउट, ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस लिख सकते हो, यू कैन राइट पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक है, यानी कि जो पैराबोला का लोब जो है वो पॉजिटिव y एक्सिस के डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यही हमने बोला कि सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस, ये यू कैन राइट y एक्सिस से लिखिए ना, y एक्सिस से लिखिए। ठीक है, और यहां पर जो एक्सिस ऑफ द पैराबोला होगा, एक टर्म आता है एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला का जो एक्सिस है
वो यहाँ पे क्या है, y एक्सिस है गाइस, क्या है, y एक्सिस, y एक्सिस। और y एक्सिस का इक्वेशन सभी लोग लिखे तो चैट सेक्शन में, व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है एवरीवन, जस्ट राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। सभी लोग लिखिए, चैट में रिप्लाई कीजिए। नहीं गुलशन, y एक्सिस का इक्वेशन ये अपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। बहुत अच्छे सनी, बहुत अच्छे। x इक्वल टू 0 होता है गाइस, x इक्वल टू 0 जो होता है वो y एक्सिस का इक्वेशन होता है, ध्यान रहे, ठीक है, ध्यान रखिए। नाउ दूसरा जो फॉर्म होगा, ये y इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो इसका जो ग्राफ होगा दिस शुड बी समथिंग लाइक, तो ग्राफ जानते ही होगे आप लोग, अब बता सकते हो, बिकॉज ये मैंने जनरल पैराबोला बताया तो उसमें आपको बता भी दिया। ये क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। डाउनवर्ड पैराबोला, गुड। बहुत लोग पढ़ रहे हैं, जैसे सनी पढ़ रहा है, हर्ष पढ़ रहा है, अमृत पढ़ रहा है, ये लोग प्रॉपर अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, गुड, ठीक है। दिस विल बी एक्स एक्सिस और दिस विल बी वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे भी जो मेरा पैराबोला है वो भी वाई एक्सिस के अबाउट ही सिमेट्रिकल है, तो दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल अबाउट अबाउट वाई एक्सिस, ये भी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। और जो मुझे यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक्सिस मिला है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है वो अभी भी वाई एक्सिस ही है गाइस, अभी भी क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, वाई एक्सिस है तो आई कैन राइट की x इक्वल्स टू 0। अब मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस। अच्छा, कोई वर्टेक्स बताएगा क्या यहाँ पे कि वर्टेक्स कितना है? एनीवन हु कैन राइट द वर्टेक्स ऑफ दीज टू पैराबोलास? इन दोनों पैराबोलास के वर्टेक्स की मैं जब बात करूंगा तो वहां पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों का कोऑर्डिनेट होता है। तो जो लोग 0 लिखे हैं वो सिर्फ 0 ना लिखें, वो 0,0 लिखेंगे। वर्टेक्स क्या होगा, 0,0। बहुत बढ़िया, वर्टेक्स क्या होगा, 0,0। यहां पर भी 0,0 ही होगा। अब आते हैं तीसरे फॉर्म पे, तीसरा फॉर्म जो होगा वो है x इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर, x इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए दोनों में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर है, यानी x का जो टर्म है वो स्क्वायर में है, एंड इन दिस फॉर्म जो y का टर्म होगा वो स्क्वायर में होगा और x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आई कैन राइट कि आई कैन ड्रॉ द ग्राफ लाइक दिस। इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। बहुत अच्छे रौनक, राइटवर्ड पैराबोला बनेगा, वेल डन। ये क्या होगा, इस तरह का पैराबोला बनेगा। इसको बोलते हैं, नहीं अपर पैराबोला नहीं हर्ष, इसको बोलते हैं राइटवर्ड पैराबोला, डायरेक्शन देखकर।
राइट वर्ड पैराबोला। ठीक है, राइट वर्ड पैराबोला नहीं। इसमें जो सिमेट्रिसिटी होगी, बताइए तो किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा ये? अच्छा, सिमेट्रिसिटी का मतलब एक तरह से होता है मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज यानी कि कहां पर हम एक मिरर रख देंगे तो ये सेम एज इट इज दिखेगा। तो मैं देख रहा हूं कि अगर एक्स एक्सिस पर मिरर रख देता हूं तो जैसा पार्ट ऊपर मुझे मिल रहा है वैसा ही पार्ट नीचे भी मिल रहा है। तो दिस पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट, बहुत लोग का आंसर सही है, सिमेट्रिकल अबाउट, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। किसके अबाउट सिमेट्रिकल है? एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या होगा? सॉरी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला बोल रहा हूं, एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा? एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये वाई, ये भी क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस हो जाएगा। इसका मतलब y इक्वल्स टू 0 जो है, मैं इसका इक्वेशन लिख सकता हूं, राइट, इसका इक्वेशन लिख सकता हूं। नेक्स्ट में आ जाइए, और चौथा फॉर्म होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा चौथा फॉर्म, x इक्वल्स टू माइनस के वाई स्क्वायर, माइनस के वाई स्क्वायर, और इसका जो ग्राफ होगा वो लेफ्टवर्ड पैराबोला होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा गाइस? लेफ्टवर्ड पैराबोला होगा। देखिए मैथ में इसका इक्वेशन कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए मैथ में इसका इक्वेशन लिखा जाता है कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। देखिए, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और ये वाला फॉर्म, तीसरा वाला फॉर्म, दोनों सेम होगा। ये कांस्टेंट चेंज होते रहेगा। बस मुझे यह ध्यान रखना है कि x का जो यहाँ पे कोफिशिएंट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, बस यही बात ध्यान दीजिए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है जो कि हम लोग को मैथ्स में सिर्फ ये इक्वेशन पढ़ना है। यहाँ पे 4ax लिखने का टर्म, ये मतलब ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यहीं से हम लोग पैराबोला में वर्टेक्स वगैरह होता है, वर्टेक्स होता है, लेटस रेक्टम होता है, डबल ऑर्डिनेट होता है, और डायरेक्ट्रिसेज होता है। तो ये सब हम मैथ्स में अलग से डिफाइन करते हैं, लेकिन मुझे पैराबोला में जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसका ग्राफ होता है। तो उस ग्राफ के लिए इस 4a का कोई रोल नहीं होता है, 4a का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए मैं इसको सिंपली किसी कांस्टेंट k से रिप्लेस करके आपके सामने रखा हूं। ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं पड़ेगा कि सर मैंने बुक में ये पढ़ा हुआ था। सो अगर आपने ये पढ़ा होगा तो दिस 4a, जो कांस्टेंट की वैल्यू 4a है, वो इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में जो भी जनरल डेरिवेशन हम लोग करते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस के लिए, फोकस के लिए, वर्टिसेस के लिए, लेटस रेक्टम के लिए, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ग्राफिकल आइडिया के लिए या ग्राफ के लिए दैट कांस्टेंट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है वो। सो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस। चलिए, y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू -4a
लेफ्टवर्ड पैराबोला, इस तरह का हो जाएगा, राइट। तो ये मुझे ऐसा मिल जाएगा। इसका वर्टेक्स वगैरह बता दीजिए। वर्टेक्स तो 0,0 होगा। सिमेट्रिकल अबाउट, ये भी वाई एक्सिस हो जाएगा। सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस ना, एक्स एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। थैंक यू श्रेयांश। सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, और यहां पर भी जो एक्सिस ऑफ द पैरा हो बोला होगा, एक्सिस सिर्फ मैं लिख दे रहा हूं, वो भी एक्स एक्सिस ही होगा, एक्स एक्सिस। ठीक है। अब चलिए मैं आपसे एक डिफरेंस पूछता हूं, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। लेट से मैंने लिखा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, या हाँ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखा, ठीक है। और दूसरा लिखा मैंने x इक्वल्स टू रूट अंडर वाई। इनके बीच कौन, कितने लोग हैं जो इनके बीच डिफरेंस बता सकते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू? यहां पे भी मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे यही वाला वैल्यू मिलेगा। सो क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस बता सकता है? या दोनों का ग्राफ बना के दिखाइए तो मुझे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीज टू कर्व्स, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल्स टू अंडर रूट वाई। इसको मैं और अच्छे से लिख सकता हूं। अच्छा गुलशन, आपने हैंड रेस किया हुआ है। हाँ बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं गुलशन? दोनों एक ही है सर। दोनों एक ही है। यस अगर सर। एक ही हो तो दोनों का ग्राफ भी सेम होना चाहिए। नहीं सर, वैल्यू सेम है। वैल्यू सेम है तो ग्राफ बनाइए इसका, दोनों का सभी लोग। मैंने डिफरेंस पूछा था, आपने बोल दिया कि सेम है। चलिए सेम नहीं है, मैं अभी बताऊंगा कैसे सेम नहीं है। सभी लोग जस्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीज टू इक्वेशन, दीज टू कर्व्स या दीज टू ग्राफ्स। सभी लोग ग्राफ ड्रॉ कीजिए तो, और जिनका हो जाएगा जस्ट राइट डन इन द चैट सेक्शन, और यू कैन रेज योर हैंड। आप अपने हैंड रेज कर दीजिएगा कि यस सर आई हैव डन। एक अपवर्ड नहीं, ऐसा तो कुछ ग्राफ के नेचर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। देयर इज नो डिफरेंस इन द नेचर ऑफ द ग्राफ। नो नो पहले नहीं श्रेयांश, ये भी नहीं है। देखिए क्या डिफरेंस होगा। पहले मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होगा, ये अपवर्ड पैराबोला होगा। ये आप लोग जानते हैं, तेज विद्यार्थी हैं आप लोग। ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। देखिए ये मैथ्स फिजिक्स वाले, अगर फिजिक्स का बंदा ये जानता है और वो मैथ्स वाले पूछेगा, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, जब तक कि वो पैराबोला को सही से नहीं पढ़ा हुआ है, तो या फंक्शन को सही से नहीं पढ़ा हुआ है। तो ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो गया। कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर अगर मैं इस रेंज में देखता हूं, इस सेकेंड क्वाड्रेंट में जो पार्ट है ग्राफ का, वहां पर x की वैल्यू निगेटिव होगी। ये कितने लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? यहाँ पर ये बात क्लियर है क्या कि अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी पार्ट है ग्राफ का, उसमें x की वैल्यू निगेटिव होगी? ये बात समझ में आ रहा है? लेकिन हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, आप जानते हैं, रिमार्क एक यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये मैंने एक बार लिखा हुआ होगा आई थिंक, रिमार्क कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर always
gives positive values, always gives positive value, right? इसका मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ y से मुझे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी गाइस, स्क्वायर रूट ऑफ y से मुझे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पर मैं ऊपर वाले इक्वेशन में देखकर बोल सकता हूं कि यहाँ पर y तो हमेशा पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, तभी स्क्वायर रूट डिफाइन होगा। y क्या बोलेंगे, y शुड बी पॉजिटिव या y मस्ट बी पॉजिटिव, y मस्ट बी पॉजिटिव। अगर ये निगेटिव हो गया तो इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि मुझे जो ग्राफ है ऊपर ही मिलेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही मिलेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर ही y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, अगर मैंने बोला कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट मैं लेता हूं तो मुझे कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं मिलती है, इसका मतलब कि यहां से हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आया होगा। इसका मतलब कि x भी हमेशा क्या होगा, x भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। क्या x भी आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो आपने x को निगेटिव मानकर जो ग्राफ बनाया हुआ है वो ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। देन इट मींस दैट पार्ट ऑफ कर्व मस्ट बी रिमूव्ड, ठीक है। तो इस हमने बोला था ना कि नेचर चेंज नहीं होगा, तो इसका नेचर चेंज नहीं होगा, इसका ग्राफ का सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, कुछ सर्टेन पार्ट को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, यानी ये वाला पार्ट कट हो जाएगा एंड वी विल ड्रॉ ओनली दिस पार्ट। बात आया समझ में? तो दिस इज द ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ y। सभी को क्लियर है क्या? राइट, यस और नो इन द चैट सेक्शन। चैट में यस और नो लिख दीजिए। श्रेयांश क्लियर है? श्रेयांश, अमन, अमृत, गुलशन, सभी लोग? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अपवर्ड होगा। देखिए राइटवर्ड के लिए मैंने क्या लिखा हुआ है, राइटवर्ड में y का जो टर्म है वो स्क्वायर है, y का जो टर्म है वो स्क्वायर है। रौनक अब समझ में आया? देखिए राइटवर्ड में यहाँ पर y का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे y का स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, मैंने तो y को x का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है रौनक? हाँ रिशु, क्या नहीं समझ में आया बताइए? तो मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, क्या समझ में नहीं आया? रिशु, रिशु राज है, आई थिंक रिशु राज। क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे तो कोई ऐसा हमने यूज नहीं किया है। बस यहाँ पे देखिए मैंने बताया था, आप ये भी जानते हैं कि स्क्वायर रूट, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं होता है। इसका मतलब कि इस x को डिफाइन होने के लिए y को तो पॉजिटिव होना पड़ता। y को पॉजिटिव होने का मतलब हुआ कि जब भी आपको ग्राफ मिलेगा वो x एक्सिस के ऊपर मिलेगा, और दूसरा एक्सिस किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो निगेटिव आउटपुट नहीं देता है, और अगर निगेटिव आउटपुट नहीं देगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, निगेटिव आउटपुट नहीं देगा तो इसका मतलब x भी पॉजिटिव मिलेगा। x इक्वल टू रूट वाई कैसे आउट, यहाँ पे स्क्वायर कीजिए, दोनों को स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। आप ये बोल रहे हो इसका राइट वर्ड बनता है y इक्वल्स टू अंडर रूट x का राइट वर्ड बनता है। रौनक में भी आपको शायद किसी ने बताया हुआ हो, सो डोंट बी कंफ्यूज। y इक्वल्स टू, अगर मैं स्क्वायर रूट x का ग्राफ प्लॉट करता हूं, उसको भी कर ही देता हूं मैं, अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना होगा y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। अगर आप ग्राफ पढ़ोगे तो ग्राफ तो मैं आपको 1 मंथ पूरे पढ़ा सकता हूं, ठीक है, इतने वेरिएशंस हैं यहां पर। और देखिए क्यों होगा हम ये भी बता देंगे। अभी मैं इसको स्क्वायर करके देख लेता हूं, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू x मिलेगा, यानी x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। राइट वर्ड बना, राइट वर्ड में अब यहाँ पे देखिए
एक्स निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो एक्स यानी कि मुझे वाई एक्सिस के राइट साइड में ग्राफ मिलेगा और वाई भी निगेटिव नहीं होगा, यानी नीचे वाला पार्ट कट जाएगा, सो इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ठीक है रौनक, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। सो आपने ये वाला पढ़ा होगा, शायद किसी ने आपको बताया हुआ हो, तो यू हैव डन दिस पार्ट। ठीक है, आपने ये वाला पार्ट किया होगा। ठीक है गाइस, सो डोंट बी कंफ्यूज कि किसमें स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ये क्लियर होना चाहिए। चलिए अब आते हैं हम लोग हाइपरबोलिक ग्राफ पर। किसके ग्राफ पर? हाइपरबोला के ग्राफ पर, ग्राफ ऑफ हाइपरबोला। ग्राफ ऑफ हाइपरबोला। राइट, ग्राफ ऑफ हाइपरबोला। तो हाइपरबोला का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो मैं लिख दे रहा हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, जब भी आपको ऐसा मिलेगा, किसी नंबर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 दिया हुआ रहे, क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ रहे, तो इसका जो ग्राफ होता है वो हाइपरबोला होता है। और वो हाइपरबोला कैसा होता है? ये इसका जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा। ये ग्राफ आपको याद करना पड़ेगा, यानी फिजिक्स में कभी भी आपको इस टाइप का इक्वेशन मिला हुआ हो, ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर इसका ग्राफ हाइपरबोलिक होगा और वो हाइपरबोला ऐसा होगा। देखिए कैसा, ये देखिए, ये वाई एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। यहां पर मुझे कोई ए मिलेगा, एक्स एक्सिस को ये ए पर कट करेगा और निगेटिव एक्स एक्सिस को बी पर, सॉरी ये माइनस ए पर कट करेगा इधर, ठीक है। तो यहां मुझे जो ग्राफ है वो ऐसा मिल जाएगा। इस तरह का ग्राफ जो होता है वो होता है हाइपरबोला का ग्राफ, ठीक है। यहां पर ये वाई एक्सिस को कट नहीं करता है, लेकिन इमेजिनरीली हम लोग देखेंगे ना तो ये आयोटा बी पर कट करेगा और इधर माइनस आयोटा बी पर। इस पर ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि फिजिक्स में इसका यूज नहीं होगा। ये सिर्फ वर्टिसेस लिख दीजिए, ये सिर्फ लिख दीजिए। इसको हम लोग यहां पर ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। इस अब एक्स एक्सिस का नाम हाइपरबोला में इसका नाम बदल के ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा गाइस, ट्रांसवर्स एक्सिस। ये आपको याद करना पड़ेगा। और मैथ वालों जब मैथ में पढ़ लोगे, आयोटा का मतलब इमेजिनरी नंबर होता है, जिसमें आयोटा लग जाए वो इमेजिनरी नंबर होता है। मैथ्स में आप कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको पढ़ोगे। और ये वाला जो टर्म होता है, ये वाला जो एक्सिस होगा, इसको हम लोग कॉन्जुगेट एक्सिस बोलेंगे गाइस। कॉन्जुगेट एक्सिस। एक्सिस का नाम याद हुआ क्या सभी को? ये ग्राफ क्लियर है सभी को? सभी लोग रिप्लाई कीजिए। बस आपको ये वाला ग्राफ याद करना है कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई किसी नंबर का, लेट से मैं एक वैल्यू दे दे रहा हूं, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये ए की वैल्यू जो होगी वो बी से बड़ी होनी चाहिए। ए की वैल्यू बी से बड़ा होना चाहिए। अगर ए की वैल्यू बी से बड़ा नहीं होगा तो ग्राफ पलट जाएगा, ये वाई एक्सिस पर चला जाएगा ये बार। यानी कि देख लेते हैं ये वाला, इसका दूसरा फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म है ये फॉर्म 1 होगा। दूसरा फॉर्म पढ़ लेते हैं इसका, सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म,
सेकेंड फॉर्म में इक्वेशन ऐसा ही देखेगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। लेकिन यहां पर जो है ए की वैल्यू जो होगी वो लेस देन होगी बी से। इसका मतलब कि y के नीचे वाला जो टर्म होगा ना वो बड़ा होगा गाइस, वो बड़ा होगा। तो इस केस में जो आपका ग्राफ बनेगा वो ऐसा बन जाएगा, आपका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ये b होगा और ये यहां पर माइनस b होगा, और जो मुझे ग्राफ मिलेगा वो ऐसा मिल जाएगा। कितने लोग सोच रहे होंगे ना कि सर ये तो दो पैराबोला का कॉम्बिनेशन है, लेकिन अब ये मैथ्स वाले जाएंगे, मैथ में पढ़ेंगे कि दो पैराबोला का कॉम्बिनेशन, इसको हम लोग क्यों नहीं बोलेंगे। ठीक है, उसके लिए मुझे इसके इक्वेशन में बहुत डीपली जाना पड़ेगा, सो वी विल एक्सक्लूड दोज पार्ट। किसी को पर्सनली इंटरेस्ट हो तो अलग से आके पूछ सकता है। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये वाई एक्सिस हो, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा गाइस, ध्यान दीजिएगा, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये ओरिजिन हो गया। यहां पर अब फिर एक्सिस का नाम, जिस एक्सिस पर हाइपरबोला का लोब होगा ना उस एक्सिस को हमेशा मैं, हाँ इसका आयोटा, यानी कि यहां पर बहुत अच्छे, अगर आप लिखना चाहते हो तो आयोटा ए हो जाएगा ये, और इस साइड माइनस आयोटा ए हो जाएगा। ठीक है, और तो जिस पर लोब होता है ना, यानी कि यहाँ वाई एक्सिस पर लोब है, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर वाई एक्सिस जो है वो अब ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया। ये अब क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस, राइट। और ये जो यहां पर एक्सिस होगा इसको बोलेंगे हम कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस। चलिए अब हम दो ग्राफ आपको देन ड्रॉ करने को दे रहे हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, कौन सा ग्राफ भाई, तो लेट से मैंने बोला, क्या बोला, y फर्स्ट, एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 1। ये पहला ग्राफ हुआ, ये पहला इक्वेशन हुआ। और दूसरा इक्वेशन मैंने दिया आपको, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 4, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू 1। इन दोनों के ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो दोनों के ग्राफ ड्रॉ कीजिए सभी लोग, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से ड्रॉ कीजिएगा। एक्स एक्सिस को कहां पर कट करेगा, ये वाई एक्सिस को कहां पर कट करेगा, दोनों एक साथ तो दोनों एक्सिस को कट नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आई थिंक अब तक आप लोगों ने कर भी लिया होगा, बहुत इजी ग्राफ है इसका तो। ठीक है, बहुत इजी ग्राफ है। बहुत अच्छे श्रेयांश, गुड।
अमृत राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड पैराबोला नहीं बोलेंगे, ध्यान रहे। मैंने बोला ना, किसी को लगेगा कि ये दो पैराबोला का कॉम्बिनेशन है, बट दिस इज नॉट लाइक दैट। आप जैसा सोच रहे वैसा नहीं होगा। इसको मैं नाम ही दूंगा हाइपरबोला, या इसको हम लोग एंटी पैराबोला बोलते हैं। अगर पैराबोला के टर्म में बोलना होगा, सो यू कैन राइट एंटी पैराबोला। सो देखिए, पहला वाला जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा? देखिए मैंने बोला था ए स्क्वायर था, तो ए कॉमा माइनस ए पर, यानी कि यहां पर 4 पर कट करेगा और यहां पर ये -4 पर कट करेगा, और इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। इस तरह का। और अगर कोई आयोटा के फॉर्म में यहां वाला लिखना चाहे तो आयोटा 3 होगा, ये माइनस आयोटा 3 होगा। ठीक है, पहला वाला ग्राफ ऐसा होगा। आई थिंक सभी लोगों का सही भी है लगभग। और दूसरा जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को, ये वाई एक्सिस पर ज्यादा है ना, यानी वाई एक्सिस को 3 पर कट करेगा। सो आई कैन ड्रॉ द सेकेंड ग्राफ। वाई एक्सिस को 3 पर कट करना था इसको, सो वाई एक्सिस का 3 मान लेते हैं, यहां होगा एक्स एक्स, और ये वाई एक्सिस का -3 यहां होगा। तो ये ऊपर चला जाएगा इसका ग्राफ, और इसका ग्राफ नीचे चला आएगा। ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस होगा और ये मेरा वाई एक्सिस होगा। राइट, बहुत अच्छे। यहाँ पर ये 0 होगा, यहाँ पे ये 2 आयोटा हो जाएगा और ये -2 आयोटा हो जाएगा। टर्म से अवेयर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आयोटा नहीं जानते, बस ये जान जाइए, अगर आयोटा के बारे में जानना है तो आयोटा का पावर -1 जो है, आयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर आता है। सिर्फ ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। आइलर नाम के महोदय थे, उन्होंने ही आयोटा का यूज किया, और वहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन होता है, राइट। तो इसको आयोटा बोलते हैं, आयोटा, ठीक है, आयोटा। और इसको आई से इंडिकेट करते हैं। ग्रीक सिंबल है ये, कैसा सिंबल है? ग्रीक सिंबल है। और मैथमेटिशियन जो थे आइलर, EULER, आइलर नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस ब्रांच का एक अलग से एक ब्रांच एस्टेब्लिश किया, जहां पे एक ऐसा नंबर आयोटा का, हाँ लेकिन एक ही है, यही एक ऐसा नंबर है ना जिसकी वैल्यू निगेटिव होगी, और यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन होता है, राइट मृगन, ठीक है। और ये आयोटा हमारे लेटर में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, लेकिन ग्रीक में एक ऐसा लेटर था जहां पे उस लेटर का स्क्वायर जो होता था -1 होता था, तो वहीं से ओरिजिन आया कॉम्प्लेक्स नंबर का। बस इतना ही आपको जानना चाहिए। अब कुछ स्पेशल हाइपरबोला जानिए। एक होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। यहां पर जब ये आप इफ ए बराबर बी, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कॉन्सेप्ट ही लिख देता हूं। इफ ए बराबर बी हो जाएगा, देन आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो ऐसा मिल जाएगा क्या? x² - y² = a², ऐसा हो जाएगा ना। देखिए तो अगर मैंने b के जगह पे, b² के जगह पे a² ले लिया, यहाँ पर b² की जगह पे a², तो एलसीएम a² हो जाएगा और राइट हैंड साइड में चला जाएगा। देखिए तो x² / a² में ले लेता हूं, माइनस b के जगह पे भी ये ले लेता हूं, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए इस, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस या लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, और इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। तो जब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस दोनों बराबर होता है, तो उस केस में जो हाइपरबोला मिलेगा, उस हाइपरबोला का नाम क्या होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा।
और यहाँ पर भी ये ए स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 1, और जब एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या मेरा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या? सो हमने यहाँ पर लिख के दिखा दिया कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में ऐसा होगा, और ग्राफ पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ग्राफ पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसा ग्राफ यहाँ पे बना था वैसा ही ग्राफ यहाँ पे, सिर्फ टर्म से अवेयर हो जाइए आप। यहाँ पे दोनों एक्सिस पर, यहाँ ये मैं मान लेता हूँ कि इसे ही एक्सिस पर कट करेगा। ठीक है, बात आया समझ में सभी को? तो यहाँ पे बस ये सिर्फ आपको ये जानना पड़ेगा कि ये ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। ये माइनस से कर लेते हैं, माइनस से। ये एक्स एक्सिस, ये ट्रांसवर्स एक्सिस होगा मेरा, ये कॉन्जुगेट एक्सिस ही होगा। ये ए आयोटा हो जाएगा या आयोटा ए हो जाएगा, और ये माइनस आयोटा ए हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही। स्क्वायर पैराबोला, ऐसा तो कुछ पैराबोला नहीं होता सर, स्क्वायर हाइपरबोला भी होता है। स्क्वायर हाइपरबोला टाइप का कुछ नहीं होता है, दो ही टाइप के, एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला मिलेंगे या जनरल हाइपरबोला बोलते हैं, और दूसरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में बस ये ध्यान देना होता है। अब देखिए यहां से अगर इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे ना, तो ये हाइपरबोला y इक्वल्स टू 1/x टाइप का हो जाएगा। ये हाइपरबोला कैसा हो जाएगा? y इक्वल्स टू 1/x टाइप का। ठीक है, अब यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपको लिखवाया था चौथा टाइप कि हाइपरबोला पढ़ने के बाद गाइज हम लोग उसमें पढ़ेंगे कि y इक्वल्स टू 1/x टू द पावर n टाइप का हाइपरबोला का ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ द, अब ये नेक्स्ट आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ ऑफ y equals to c by x to the power n। c is any constant, c is, और यहाँ पे पॉजिटिव कांस्टेंट ले लेते हैं, c is a constant, या कोई k भी ले सकता है यहाँ पर कांस्टेंट। मैं मान लेता हूं कि ये c जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, यानी कि पॉजिटिव कांस्टेंट ले रहा हूं मैं। तो इसका ग्राफ देखिए कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा ये देख लेते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ देखने के लिए मुझे ये समझना पड़ेगा कि, अच्छा बताइए तो, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू को घटा रहा हूं, थोड़ा सा बात को ध्यान से समझिएगा, अगर मैं x की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं, सॉरी घटा नहीं रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, तो y की वैल्यू क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? ये बताइए तो सभी लोग। If we increase the value of x, then what kind of change we observe in y? Everyone just reply in the chat section। मैं x में अगर पॉजिटिव इंक्रीमेंट करता हूं, बहुत अच्छे सनी, बहुत, अगर ये समझ गए तो दैट्स वेरी कूल कि आपने इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझ लिया कि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट को हटाता हूं तो आई विल राइट कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर n। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि एक वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरा डिक्रीज होगा। ठीक है, और एक डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा। बहुत बहुत अच्छे, वेरी वेल डन, बहुत अच्छे, सभी ने सही आंसर दिया है, कूल। तो आगे देखते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा। और बताइए तो x की वैल्यू अगर मैं 0 कर देता हूं तो y कितना होना चाहिए? Everyone just reply in the chat section। If we put x equals to 0, what should be the value of y? Infinite। तो इनफाइनाइट होगा, तो इनफाइनाइट को इक्वल टू में नहीं लिखते हैं, टेंडिंग टू इनफाइनाइट लिख देंगे। तो इसका जो ग्राफ होगा वो देखिए कैसा हो जाएगा। इसका ग्राफ जो होगा, नहीं श्रेयांश, इनडिटरमिनेंट अलग होता है। अच्छा, इनडिटरमिनेंट लिखो,
अनडिफाइंड लिखते हैं, इनडिटरमिन नहीं लिखते हैं। एक होता है इनडिटरमिनेंट फॉर्म, तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म अलग होता है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू हम लोग फिर भी निकाल लेते हैं। इसलिए कोई अपने अपने साइड से कोई नाम नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, जो यूज होता है नाम वही कॉमन नेम ही यूज करेंगे। अच्छा, अनडिफाइंड ही लिखना था, तब सही है। ये मेरा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हुआ और ये मेरा वाई एक्सिस हुआ। देखिए अब कैसा इसका ग्राफ होगा, मैं प्रॉपर्टीज बता दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। ये इसका ग्राफ ऊपर में ऐसा हो जाएगा, वेट थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। इसका ग्राफ ऐसा होगा और इधर लूंगा मैं तो इधर मुझे ऐसा मिल जाएगा। ये सभी को समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया होगा, जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है नहीं समझ में आया होगा। देखिए ऐसा क्यों, यहां पर इस y एक्सिस पर देखिए, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी कि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी कि वहां पर y की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, यानी कि कितना हाइट होना चाहिए ये मुझे पता नहीं होगा, लेकिन ये एग्जैक्टली y एक्सिस को टच नहीं कर रहा होगा ना कट कर रहा होगा, ये मैं 100% बोल सकता हूं। हाँ, c का भी वैल्यू है, c की वैल्यू रखेंगे ना, तो यहाँ पे बताए थे ना, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर नेचर ऑफ द ग्राफ चेंज नहीं होता, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बोलूंगा, लेट्स से 2x² बोला, अगर इसका ग्राफ ऐसा होगा तो y इक्वल टू 10x² भी अगर मैं लिखूंगा ना तो भी इसका ग्राफ ऐसा ही होगा। तो नेचर ऑफ द ग्राफ does not change with multiplying by a positive constant। किसी भी पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर नेचर ऑफ द ग्राफ का जो देखने जैसा दिख रहा है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने c को पॉजिटिव लिया हुआ है, तो c के मल्टीप्लाई करने से देयर विल बी नो चेंज इन द ग्राफ, तो इसका ग्राफ ऐसा होता है। अब देखिए ये एक तरह से ऊपर गया है, यानी कि x की वैल्यू यहां पर देखिए y एक्सिस के पास x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 होगी तो y कोऑर्डिनेट इंफिनिटी, y की वैल्यू इंफिनिटी होगी, y की वैल्यू इंफिनिटी का मतलब कि y की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, तो मैं y को ऊपर इस तरह से करके दिखा दूंगा, y का यानी कि ग्राफ का जो माउथ है ऊपर करके दिखा दूंगा, उसमें कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा। तो देखिए y का वैल्यू इस तरह से ऊपर जाते रहेगा। इसको अगर मैं रफ में एक बार दिखा देता हूं कैसे होगा, यानी कि x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू इस तरह से रहेगी, इस तरह, यानी कि y की वैल्यू जितना ऊपर आप सोच सकते हो उतना ऊपर है, और ऊपर से नीचे आते गया। ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है, तो देखिए आप जैसे ही आगे बढ़ रहे हो, लेट से आप जीरो के आगे बढ़ रहे हो, 0 के बाद 0.1 गए, तो पहले इंफिनिटी था, इंफिनिटी से कुछ वैल्यू आ गया, फिर और आगे आओगे तो और कम वैल्यू हो रहा है, देख रहे हैं, वैल्यू इंफिनिटी था, इंफिनिटी से कम हुआ, अब और कम हुआ, फिर आगे आओगे और आगे आओगे तो वैल्यू और कम होते गया, फिर आगे आओगे तो वैल्यू और कम होते गया। देखो ग्राफ नीचे आ रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है, इसका मतलब y का वैल्यू घट रहा है, y का घटते 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 कहां चला जाएगा, तो यहाँ पर आगे चल के कहीं पर इस x एक्सिस पर y का कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y का कोऑर्डिनेट 0 होगा ना, तो वहां पर भी इफ y इक्वल्स टू 0, वहां पर मुझे x कोऑर्डिनेट 0 मिलेगा, सॉरी x कोऑर्डिनेट भी इंफिनिटी मिलेगा। तो अगर यहाँ पे x 0 होगा तो y इंफिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पर y 0 होगा तो x इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये इस तरह से आगे चल के ये आगे बढ़ते जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आगे आप पूछा जाए तो इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ मैं फिर समझाता हूँ। सबसे पहले मुझे जानना चाहिए कि क्या ये ग्राफ y एक्सिस को या x एक्सिस को टच या कट करेगा, तो माय आंसर इज सिंपली नो, बिकॉज ऑफ कि y एक्सिस की बात कर लेते हैं भाई, कि y एक्सिस को क्यों नहीं कट करेगा। तो अगर मैं y एक्सिस पर जानते हैं कि x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो अगर मैं x कोऑर्डिनेट 0 यानी x की वैल्यू 0 रखता हूं तो मुझे y की वैल्यू इंफिनिटी मिलती है।
और y की वैल्यू इंफिनिटी मिलती है, इसका मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि y एक्सिस पर मुझे ऐसा कोई फाइनाइट यानी कि कोई डिफिनिट पॉइंट ही नहीं मिलेगा जहां पर मैं बोल सकता हूं कि y एक्सिस को कट करे, क्योंकि y एक्सिस को कट करा अगर हम करा देंगे तो मैं बोलूंगा कि उस सर्टेन पॉइंट पर ये y एक्सिस को कट कर रहा है, एंड इंफिनिटी इज ऑलवेज अनसर्टेन। ठीक है, अनसर्टेन होता है, ये तो सर्टेन पॉइंट होता ही नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसा कोई फिक्स पॉइंट y एक्सिस पर चूज ही नहीं कर पाऊंगा जहां पर मेरा ये ग्राफ जो है या मेरा कर्व जो है y एक्सिस को जाकर वहां पर कट करेगा, राइट। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि y एक्सिस को कट नहीं करेगा, y एक्सिस जितना ऊपर जाएगा ना उसी के साथ साथ ये ऊपर चलते जाएगा, इसी के साथ भी ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है वो भी चलते जाएगा। इस तरह के टर्म को बोलते हैं टेंजेंट एट इंफिनिटी। ठीक है, यहां पर दोनों जो एक्सिस है ना एसिम्पटोट की तरह वर्क करेगी। क्या नाम देते हैं? एसिम्पटोट। देखिए बताना नहीं चाहिए था लेकिन मैं आपको बस बता दे रहा हूं ऐसे। एसिम्पटोट, एसिम्पटोट ऐसा लाइन होता है जो किसी कर्व को जाकर टेंजेंट पर टच करता है, सॉरी इंफिनिटी पर टच करता है। तो टेंजेंट इज द लाइन विच टचेस द कर्व एट इंफिनिटी। ठीक है, तो यहां पर ये कर्व है और इस कर्व को कहीं पर टच नहीं करेगा, लेकिन ये इंफिनिटी पर चलते जाएंगे, चलते जितना आप सोच रहे हो ना उतने दूर तक चलते जाएंगे, और तब वहां पे न टच करता हुआ, जस्ट लाइक अ क्षितिज। क्षितिज देखते हो ना, क्षितिज के बारे में आप सुने होंगे कि बहुत दूर से देखते हैं हम तो देखते हैं कि एक बिल्डिंग और आकाश दोनों मिल रहे होते हैं, बट वो एक्चुअली मिल नहीं रहे होते हैं। सो ऐसा ही कुछ इसके साथ कहना होगा कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को यानी कि y एक्सिस और कर्व इसके साथ पैरेलल आगे चलते जाएगा, लेकिन एक समय पर किसी भी समय पर टच नहीं करेगा, क्योंकि x की देखो टच करने का मतलब y का कुछ फिक्स वैल्यू होना चाहिए और y का वैल्यू अनडिफाइंड है यहाँ पर, तो यानी कि y एक्सिस को कभी पर ये टच नहीं करेगा, बस मुझे लग रहा होगा कि ये टच करेगा। तो इस प्रॉपर्टी को एसिम्पटोट बोलते हैं। बात आया क्या समझ में? एंड द सेम पार्ट इज फ्रॉम दिस एक्स एक्सिस। अब देखिए सबसे ऊपर गया, जितना ऊपर जाना चाहता था उतना ऊपर चला गया। अब y की वैल्यू मैं आगे बढ़ा रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। एक y एक्सिस के आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, x की वैल्यू इंक्रीज होती है, y के आगे जा रहा हूं तो x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ जो है मेरा नीचे आएगा, फिर आगे जाऊंगा ग्राफ और नीचे आएगा, फिर आगे जाऊंगा ग्राफ और नीचे आएगा। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और ग्राफ नीचे आते जाएगा, और ग्राफ आगे बढ़ते 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 मैं अगर यहाँ पे ये बोल देता हूँ, लेट से चलिए दूसरे तरीके से मैं बोल देता हूँ कि अगर मैं आगे बढ़ते बढ़ते x की वैल्यू इंफिनिटी पर चला जाऊं, कहां चला जाऊं, x इंफिनिटी, यानी x की वैल्यू में जितना आगे जा सकता था उतना आगे जाऊंगा, तो यहां पर मुझे y की वैल्यू 0 नहीं मिलेगी गाइस, y टेंडिंग टू 0 मिलेगा। आप जानते होंगे कि 1/इंफिनिटी जो है वो 0 होती है, लेकिन वो इक्वल टू 0 नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो एग्जैक्टली 0 नहीं होता है, वो मुझे लगेगा कि वो 0 हो सकता है, टेंडिंग टू 0 होगा, राइट। तो ये मुझे y टेंडिंग टू 0 मिलेगा, इसलिए आगे चल के लगेगा। अब y 0 होने का मतलब कि x एक्सिस की वैल्यू 0 होने का मतलब, लेकिन यहाँ पे y एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, y जो है टेंडिंग टू 0 होगा, और y टेंडिंग टू 0 होने का मतलब कि कर्व भी x एक्सिस को छूता हुआ दिखेगा गाइस, तो ये x एक्सिस को छूता हुआ दिखेगा। बात आया क्या समझ में सभी को? जितना डीपली एक्सप्लेन करना चाहिए था इस कॉन्सेप्ट को मैंने उतना डीपली एक्सप्लेन किया है अपने साइड से। बाकी एक बार रिप्लाई कर दीजिए आप लोग ये और नो में। एंड द सेम प्रोसेस इज फॉलोड व्हेनेवर आवर x इज नेगेटिव। ये सेम प्रोसेस फॉलो होगा जब हमारा x जो है वो नेगेटिव होगा, x जो है नेगेटिव होगा। बात आया समझ में? तो ध्यान रहे कि अगर मैं किसका ग्राफ बना रहा हूं, मैंने ये ग्राफ बनाया है y इक्वल्स टू c/x टू द पावर n, लेकिन यहां पर n जो है n इज ऑड नेचुरल नंबर या ऑड नंबर, लिख देते हैं ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर के लिए भाई अब यही ग्राफ मुझे y इक्वल्स टू c/x² का करना होता, तो देखिए क्यों ऑड, क्यों, देखिए मैं अगर आपके सामने पूछूं
कि अगर मुझे बताओ कि y इक्वल्स टू 1/x³ का ग्राफ कैसा होगा, तो आप सीधे बोल दोगे ना कि भाई ज्यादा तिकड़म नहीं बतियाओ, ठीक है, इसका ग्राफ सीधे हाइपरबोलिक होगा, इसको भी हाइपरबोलिक ही बोलेंगे, लेकिन इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। बस आप ऐसा बता दोगे। ठीक है, कि पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव होगा और निगेटिव रखेंगे तो निगेटिव होगा, इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 1/x², तो देखिए ये वाला ग्राफ क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं जानता हूं कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव मैं यहां पे रखता हूं, x की वैल्यू पॉजिटिव रखूंगा तो y की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। भले x की वैल्यू मैं आगे बढ़ा रहा हूं तो y की वैल्यू घटेगी लेकिन कभी निगेटिव नहीं होगा गाइस, ठीक है। और यहाँ पर x की वैल्यू मैं निगेटिव रखूंगा तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू भी निगेटिव होगा। लेकिन अगर यहां पर आते हैं पावर इवन हो जाएगा, तो जब मैं x की वैल्यू निगेटिव रखूंगा ना, x की वैल्यू जब निगेटिव रखूंगा तो y भी पॉजिटिव होगा, तो y यहाँ पे दोनों केस में पॉजिटिव होगा, राइट। तो मुझे इसका जो ग्राफ है वो कुछ सर्टेन चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस कैसे करने पड़ेंगे गाइस, तो ये मुझे ग्राफ जो है ऐसा मिलेगा। ये ग्राफ कैसा मिलेगा, ऐसा। देखिए ग्राफ कैसा मिलेगा, एक ग्राफ इस एक्सिस में मिल जाएगा, सॉरी एक ग्राफ इस एक्सिस में मिल जाएगा, और ये जैसा ग्राफ पॉजिटिव के लिए मिलेगा वैसा ही ग्राफ निगेटिव के लिए मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। ये मैं लोग ऊपर करता हुआ दिख रहा हूं, इससे अच्छा ग्राफ बन ही नहीं पाता इस तरह से, और यहाँ पर ये इस तरीके से ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पर जो वैल्यू, लेट से मैंने बोला कि x इक्वल टू 1 पर मैं वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो y की वैल्यू 1 मिलेगा, और x की वैल्यू -1 पर निकालते तो भी y की वैल्यू 1 मिलेगा। यानी कि जितना वैल्यू x पॉजिटिव पर मिलेगा ना, उतना ही वैल्यू x निगेटिव पर मिलेगा। इसका मतलब कि अगर x पॉजिटिव पर, देखिए x की वैल्यू 1 लिख रहे हैं तो y का वैल्यू 1 मिला है, यहाँ पर x की वैल्यू -1 रखेंगे तो भी y का वैल्यू ये 1 ही मिलना चाहिए, इसलिए दोनों आमने सामने एक जैसे होंगे ग्राफ, राइट। तो आई थिंक आपको ये ग्राफ समझ में आना चाहिए। सभी को आया क्या समझ में? जस्ट राइट येस और नो इन द चैट सेक्शन एवरीवन। सभी लोग एक बार येस और नो लिख दीजिए। तो जब भी आपको y इक्वल्स टू c/x⁴n का ग्राफ पूछा जाए तो आप जरूर उसका पावर देखिएगा, और पावर देखने के बाद कहिएगा कि अगर पावर इवन होगा तो ग्राफ मुझे ऐसा मिलेगा, पावर अगर ऑड होगा तो ग्राफ मुझे ऐसा मिलेगा। तो इसका मतलब पावर अगर ऑड होगा तो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, और अगर मेरा पावर जो है पॉजिटिव रहा, इवन रहा होगा तो फर्स्ट और सेकंड में मिलेगा मुझे ग्राफ। ठीक है, चलिए मैं एक ग्राफ दे रहा हूं आपको, इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। लेट से मैंने बोला y इक्वल्स टू माइनस 4/x² बोला, 4/x², तो इसका ग्राफ कैसा होगा? हो गया क्या सभी से? तो इसका ग्राफ मुझे ऐसा मिलेगा गाइस, निगेटिव लेकर भी अभी दिखाऊंगा। तो इसका ग्राफ सिंपली मैं बोल सकता हूं कि इसका ग्राफ मुझे ऐसा मिल जाएगा। इसका ग्राफ मुझे ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मुझे ऐसा दिया हुआ हो
y इक्वल्स टू -4/x², -4/x², तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? तो देखिए जहां पर ना, देखिएगा थोड़ा सा, मैं एक बार थोड़ा सा एक चीज रिकॉल करता हूं। अगर मुझे ग्राफ y = x² चाहिए था तो ग्राफ आपको ऐसा मिला था। देखिए ग्राफ कैसा मिला था आपको? ऐसा मिला था। और जब आपको y = -x² का ग्राफ चाहिए था तो आपको ग्राफ ऐसा मिला था। देखिए कैसा मिला था? ऐसा। और ये ग्राफ जो है, हम यहाँ पे एक मिरर रख देंगे ना, जैसे लेट से मुझे इस तरह का यू दिया हुआ है लेट से मैंने यहाँ पर एक यू शेप बनाया हुआ है और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मिरर रख दिया, तो ये नीचे भी यू शेप बनता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर जब भी आपको माइनस का ग्राफ बनाना हो ना, तो उस एक्सिस को मिरर की तरह ट्रीट कर लीजिए। मिरर की तरह ट्रीट करने के बाद मुझे दिख रहा है कि एक्स एक्सिस का अबाउट सिमेट्रिकल है, तो एक्स एक्सिस के नीचे ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो उसी तरह मुझे इसका ग्राफ बनाना है ना, तो मैंने क्या किया है, इस जो भी ग्राफ था इस ग्राफ में निगेटिव ले लिया है। तो इसका मतलब जैसा ग्राफ इसमें मिला हुआ है, ठीक है, यानी कि इसका जो ग्राफ होगा, इसका मिरर इमेज, एक्स एक्सिस का अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे तो मेरा ग्राफ मिल जाएगा। तो देखिए गाइस ग्राफ कैसा होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मेरा ग्राफ कैसा होगा। देखिए तो अगर मैं यहाँ पे मिरर रख देता हूं तो ये वाला पार्ट इधर बनेगा क्या, और ये ऐसे हो जाएगा। सॉरी, बहुत अच्छे, थर्ड एंड फोर्थ में बहुत अच्छे विवेक। इस तरह का ग्राफ बनना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो दे कैन रेज योर हैंड, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड वंस अगेन। इस तरह का ग्राफ हो जाएगा। क्या किया हमने, बस एक मिरर ले लिया, मिरर की तरह उसमें हमने मिरर इमेज कर लिया, राइट। चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मॉडुलस, टाइम है ना, चलिए एक ग्राफ में आपको मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बता देता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं कि ये y = mod x होता है। तो आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में उतना ही पार्ट पढ़ना था, ठीक है। अगर x 0 हो, क्या बोलना चाहते हो ऋषुराज? x 0 होगा तो y इंफिनिटी होगा, ये तो मैंने करके आपको बताया है। देखिए यहाँ पर x 0 होने का मतलब y इंफिनिटी हुआ। y इंफिनिटी का मतलब कि आपका ग्राफ ऊपर या नीचे सबसे बढ़ते रहेगा। ऊपर कब बढ़ेगा? जब आपका कांस्टेंट पॉजिटिव रहेगा ना। तो मैंने c को पॉजिटिव लिया हुआ है, यानी कि x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव इंफिनिटी, यानी कि y ग्राफ आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ग्राफ क्या होगा? ऊपर जाता हुआ आपको सिंपली दिखेगा। अब आते हैं y = mod x का ग्राफ। y = mod x, ये मॉड के बारे में आप लोग जानते होंगे कि y = mod x का मीनिंग क्या होता है। y = mod x का मतलब होता है कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। क्योंकि आपसे पूछा जाता है ना कि आपसे अगर बोला जाए कि अगर y को या mod 5 हमने लिखा है, mod 5 की वैल्यू बताइए, तो आप बोलते हो कि 5 मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि mod -5 की वैल्यू बताइए, तो भी आप 5 ही बताते हो। ये 5 आया कैसे? तो आप बोलते हो कि -5 से आया होगा, ठीक है। ये बात सभी को समझ में आता है ना कि mod 5 की वैल्यू 5 होगी और mod of -5 की वैल्यू भी 5 ही होती है। ये आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन जो मेरा है, ये mod x, यानी x में पॉजिटिव रखूंगा तो भी मुझे पॉजिटिव मिलेगा और x निगेटिव रखूंगा तो भी पॉजिटिव मिलेगा। तो ये कुछ ऐसा होता है। मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन कैसा होता है, कैसे परिभाषा देते हैं हम लोग? हम कहते हैं
कि मेरा मॉडुलस फंक्शन में y की वैल्यू जो है, मॉड x की वैल्यू जो है वो x ही मिल जाएगा जब मेरे पास x जो है पॉजिटिव रहेगा या ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 0 रहे या पॉजिटिव रहे तो अपने आप वो नंबर बाहर चला आता है। जैसे मैं पूछूंगा कि मॉड ऑफ 2.3 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे सिंपली 2.3, यानी कि जैसा मॉड के अंदर नंबर था वैसा ही बाहर चला आया। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि y इक्वल्स टू, अगर ये माइनस x हो जाता है वेन एवर x जो है हमारा निगेटिव होता है। ये बात आया समझ में? कह रहा है कि अगर x मॉड के अंदर मैं पॉजिटिव लूंगा तो मुझे पॉजिटिव मिल जाएगा, और मॉड के अंदर मैं निगेटिव नंबर लूंगा तो वो निगेटिव नंबर के साथ बाहर चला आएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन है। तो मैं पहले इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, या आप डायरेक्टली आप याद कर सकते हो। देखिए मैं डायरेक्टली इसका ग्राफ आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूंगा, देखता हूं कितने लोग समझ पाएंगे। इसका जो ग्राफ बनेगा गाइस वी शेप बनेगा, वी शेप। इसका जो ग्राफ है ऐसा बनेगा। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये जो ग्राफ है y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ है। मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूं कि आपको एक्सप्लेन करके बताऊं कि ये कैसा होता है, ये कैसे आता है ये ग्राफ। तो देखिए मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन ये कहता है, उसका परिभाषा ये कहता है कि y इक्वल्स टू मॉड x दिया हुआ है तो मैं उसको x लिखूंगा जब मेरा x पॉजिटिव रहेगा, और x के मॉड के अंदर निगेटिव रहेगा ना तो माइनस के साथ बाहर निकालते हैं। तो मैं पहले ग्राफ बना, देखो तो y इक्वल्स टू x का आया हुआ है, तो मैं पहले क्या कर लेता हूं, एक रफ स्केच बना के दिखा दे, या चलिए आपको एग्जैक्ट ही दिखा देते हैं। अब मैं पहले क्या कर लेता हूं, y इक्वल्स टू x का ग्राफ बना लेता हूं। ठीक है, तो मैं y इक्वल्स टू x का ग्राफ बनाने जा रहा हूं, देखिएगा। तो y इक्वल्स टू x का ग्राफ ऐसा होगा। देख लीजिए y इक्वल्स टू x का ग्राफ मैंने आपको बताया हुआ है कि y इंटरसेप्ट 0 है, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास होगा और 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि x का यानी y इक्वल्स टू mx प्लस c से, mx प्लस c से कंपेयर करते हैं तो c की वैल्यू मुझे 0 मिलती है और m की वैल्यू 1 मिलती है। m की वैल्यू 1 का मतलब x एक्सिस से 45 डिग्री का ग्राफ बनाता है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है उसी। अब दूसरा, लेकिन मुझे यहां पर ये देखना है ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल्स टू x हो गया। बट मुझे ये देखना है कि ये जो ग्राफ है y इक्वल्स टू x का जो ग्राफ है वो किस इंटरवल के लिए है, जब x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 है, यानी x की वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ी हो, 0 से बड़ी हो तभी इस इंटरवल के लिए x है। यानी कि x की वैल्यू लेस देन 0 होगा तो इसका ग्राफ y इक्वल टू x के जैसा नहीं होगा। तो मैं क्या कर दूंगा, इस पार्ट को कट कर दूंगा, ये वाला पार्ट कट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा ग्राफ मेरा बनेगा y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ हमने आपको बताया हुआ है कि y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा हो जाता है। y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा हो जाता है। लेकिन ये वाला जो ग्राफ है वो वैलिड है x लेस देन 0 के लिए, यानी x की वैल्यू निगेटिव होगी ना तभी ये ग्राफ वैलिड है। ठीक है, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो ये वाला ग्राफ मुझे नहीं मिलता है। तो मैं x पॉजिटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव किधर होती है, x की वैल्यू पॉजिटिव इधर होती है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ग्राफ मिला है वो वाला पार्ट कट जाएगा। तो दोनों पार्ट कटने के बाद क्या आपका ग्राफ इसके जैसा दिखेगा, क्या इसका ऐसा दिखेगा ना, तो यही इसका ग्राफ होगा। क्लियर है? तो दिस इज द, तो और इसमें मैं ये बता देता हूं कि ये वाला जो पार्ट होता है मॉडुलस फंक्शन में ये y इक्वल टू x के बराबर होता है, एंड ये वाला जो पार्ट होता है ये माइनस x के बराबर होता है। ठीक है, समझ पाया, समझ में आया क्या सभी को? जस्ट राइट यस और नो इन द चैट सेक्शन। चैट में सभी लोग रिप्लाई कर दीजिए।
गुड, बहुत अच्छा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैथ्स पढ़ने के लिए थोड़ा पेशेंस रखिए। स्टार्ट करते हैं 19-20 लोग और आते आते 10 लोग हो जाते हैं। पेशेंस नहीं रखेंगे ना गाइस तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। और मैं अपने साइड से मान के चलता हूं कि मैं जो लेक्चर ले रहा हूं आपको 70% क्लियर हो। अगर 70% क्लियर होगा ना तो इट विल बी बेनिफिशियल टू ऑल, सभी के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन आप पेशेंस नहीं बनाएंगे, सोचेंगे क्लास ज्वाइन करें और मुझे पूरा 100% समझ में आने लगेंगे, तो ये आपके साथ नहीं होने वाला है। अभी आपको जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ये मैं गारंटी के साथ लूंगा, या गारंटी के साथ हम लोग बोल सकते हैं कि 100% किसी को नहीं समझ में आता है। बट अगर आपको 70% से 80% का लेक्चर समझ में आता है तो आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। यही लोग आगे चल के 3 से 4 मंथ के बाद जो भी पूरा कॉन्सेप्ट होता है वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझने लगते हैं। लेकिन अभी से ही हम क्लास को इग्नोर करेंगे कि समझ में नहीं आ रहा है, 100% समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो क्लास लीव कर दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल नहीं सीखेंगे। ये फिर ये सिलसिला आगे भी बढ़ते रहेगा, 3-4 महीने के बाद भी ये सिलसिला बढ़ते रहेगा, ठीक है। सो थोड़ा सा बात को ध्यान में रखिए, थोड़ा सा पेशेंस बनाइए क्लास में। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ अलग से बना लेंगे, उसका ग्राफ ऐसा बनता है, फिर अलग से सबको बताना पड़ेगा। 0 से 1 के बीच में वैल्यू 0 होती है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये ऐसा, ठीक है। 1 से 2 के बीच में ग्राफ y=1 होता है तो ये y=1 का ग्राफ कांस्टेंट ऐसा मिल गया, फिर ऐसा मिल गया, ऐसा मिल गया, इस तरह से करके होता है। मैथ्स में पढ़ेंगे उसको, फिजिक्स में उसका कोई काम नहीं है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ठीक है मेरी गंग। आगे चलते हैं, टाइम है ना हमारे पास, टाइम फिनिश हो गया। साइन का ग्राफ बनाने वाला था मैं, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में साइन एंड कोसाइन का ग्राफ हम लोग देख लेंगे, क्योंकि फिजिक्स में साइन कर्व एंड कोसाइन कर्व का ही, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा जो हम लोगों ने पढ़ा था, साइन एक्स कॉस एक्स, उसका ग्राफ बनाना सीखेंगे। और बाकी एक सर्कल का ग्राफ बचा हुआ है, सर्कल एंड एलिप्स का ग्राफ बचा हुआ है, ठीक है। तो एलिप्स और सर्कल दो लाइन का है, ठीक है। हाँ सेल्फ। और दूसरा चीज, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, लेक्चर में गो थ्रू कीजिए लेक्चर, और फिर नोट्स भी आपको दिया हुआ है। उस जितने भी मैंने ग्राफ आज खुद से बनाए हुए हैं वो आप अपने से खुद से घर पे बनाने की कोशिश कीजिए, तब ना काम चलेगा। एक तो ऐसे ही मीडियम ऑनलाइन चल रहा है, इसमें आप 10th से 11th वाला पोर्शन बहुत ही, मतलब एक ब्रीज कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि सडन का मतलब सडनली कॉन्सेप्ट यहाँ से सीधे यहाँ चल जाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग या IQ यहाँ से या फिर यहाँ चली जानी चाहिए, ठीक है। तो ये इतना सडन होता नहीं है, तो जो पेज है 3 से 4 मंथ का वो आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको 100% इंश्योर कर रहा हूं कि अगर आपको किसी को लग रहा होगा कि मुझे 100% नहीं समझ में आ रहा है सर, या 90% भी नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। आपको 60%, 70%, 80% लेक्चर समझ में आता है, इसका मतलब कि आपको जितना बेनिफिट लेना चाहिए उस लेक्चर से आप ले रहे हो, ठीक है। तो पेशेंस बनाइए, ये आगे चल के आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जो लोग पेशेंस नहीं बना रहे हो ना, 3 से 4 मंथ के बाद भी वो वहीं पर स्टैंड करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम भी उनको समझ में आएगा तो 50% समझ में आएगा। लेकिन ये जो पेशेंस बनाने वाले लोग हैं ना, वो वहां पे चल के हमेशा जो भी कॉन्सेप्ट होगा फुलफिल, मतलब पूरी तरह से समझेंगे उसको, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजों पर टाइम वेस्ट करना अब लगता है, ठीक है। आप बच्चे नहीं है, अब थोड़ा सा मेच्योरिटी अपने साइड से भी दिखाइए, ठीक है। और वो पढ़ाई के टर्म में हो चाहे किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के टर्म में। अब आपका पढ़ाई वैसा नहीं हुआ जिस तरह से कान पकड़ के क्लास 10 तक पढ़ाया जाता था, ठीक है। यहाँ पर आपको खुद से पढ़ना होता है, ठीक है। टीचर एज अ गाइडेंस। हाँ, आप मुझे बोलिएगा कि किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में 10 बार समझाऊंगा, अगर आपको कहीं पर समझने में दिक्कत होगा वो हमारा पार्ट होगा, समझने वाला पार्ट हमारे ऊपर रख दीजिए। लेकिन अभी हम चाह कर भी आपको पूरी तरह से 100% नहीं समझ आ पाएंगे। और उसमें डिफरेंस ये है, इस दिक्कत ये है, प्रॉब्लम ये है कि मैं आपकी IQ सडनली 5% से 25% नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो 5% से 25% आपकी IQ करने के लिए मुझे उसका टाइम, जो भी आपको आपके टीचर्स को जो टाइम लगना है वो टाइम आपको दीजिए, वो देना पड़ेगा, राइट। वो टाइम दीजिए पहले, तब आप जस्टिफाई कीजिए चीजों को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि ये इन सब चीजों पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे गाइस नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। इन सब चीजों में टाइम वेस्ट करना लगता है,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। बाय बाय अमन, बाय बाय विवेक।